ऊंची छतें, पुरानी दीवारों में हल्की सी सीलन, पोलो ग्राउंड, 26 टेनिस कोर्ट, 3 लाउंज बार और 43 कॉटेज। ये सब अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको करना पड़ता है एवरेज 30 साल का इंतजार। एक सोशल क्लब जिसकी प्रेसिडेंट की कुर्सी ने भारत के आर्मी और एयरफोर्स चीफ को आपस में भिड़ा दिया, जिसकी मेंबरशिप की चाहत में लोग अपने बच्चे के जन्म होते ही उसका नाम वेटिंग लिस्ट में लिखवा देते हैं। सिर्फ अप्लाई करने के लिए ही 1 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ती है। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको कभी इस क्लब की मेंबरशिप मिल पाएगी या फिर नहीं। आज की डेट में वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए लोग ही 44 करोड़ से ज्यादा क्लब की मेंबरशिप के लिए बहा चुके हैं। दिल्ली की सफदरजंग रोड पर 27 एकड़ में फैला ये मुजस्मा है जिम खाना क्लब। 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये क्लब दिल्ली में सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है, जहां असली रुतबा महंगी गाड़ियां, घड़ियों में नहीं बल्कि एक वेटिंग लिस्ट में नाम होने, एक मेंबरशिप कार्ड पाने और क्लब के गेट के अंदर एंट्री मिलने में है। लेकिन शायद ये क्लब अब इतिहास बनकर ही रह जाएगा। वजह है केंद्र सरकार का आदेश। सरकार ने 5 जून तक इस क्लब को खाली करने का आदेश दिया है। यहाँ डिफेंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाए जाने का प्लान है। जिम खाना क्लब को खाली कराने के पीछे सरकार की क्या वजह है? सरकार के इस आदेश के खिलाफ क्लब के मेंबर किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या है जिम खाना क्लब की पूरी कहानी जिसने इसे इतना चर्चा में बनाए रखा? आज की वीडियो में जिम खाना की ही बात होगी। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। जिम खाना क्लब की शुरुआत हुई दिल्ली की राजधानी बनने से। तारीख थी 12 दिसंबर और साल था 1911। किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आए हुए थे। दिल्ली में दरबार लगा था और इसी दरबार से किंग जॉर्ज ने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई जाएगी। अब राजधानी दिल्ली आई तो बस इमारतें ही नहीं बनी, इन इमारतों में काम करने वाले अफसर, उनके नौकर चाकर और उनके खानदान भी आए। और क्योंकि अफसर खूब मेहनत किया करते थे तो थोड़ा आराम फरमाने के लिए, थोड़ी तबीयत हरी करने के लिए उन्हें एक जगह की जरूरत थी। इसी के चलते कोर्ट कचहरी, सेक्रेटरिएट, वाइसरॉय हाउस के साथ साथ नींव रखी गई इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब की। साल था 1913। मेमोरेंडम तब भारत की विंटर कैपिटल शिमला में साइन हुआ। सर हारकोर्ट बटलर इसके पहले प्रेसिडेंट बने और वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इसके पेट्रन बने। बिल्डिंग का काम मशहूर आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसेल को दिया गया। रॉबर्ट ने दिल्ली के 2 और बड़े लैंडमार्क डिजाइन किए हुए थे, कनॉट प्लेस और कमांडर इन चीफ का घर, जो बाद में 3 मूर्ति भवन और प्रधानमंत्री नेहरू का निवास भी बना। अब रॉबर्ट चाहते थे कि क्लब का जो डिजाइन है वो आसपास बन रहे बंगलों जैसा लगे, इसलिए उन्होंने इसे बड़े लॉन के बीच तैयार किया। रहने की जगह और स्टाफ क्वार्टर सबकी प्लानिंग की गई। रॉबर्ट 1930 के दशक तक क्लब के मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे। शुरुआत में जिमखाना क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब था, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल नहीं था। तो ये बदला 1931 के बाद, जब वाइसरॉय विलिंगडन की पत्नी लेडी विलिंगडन ने शिकायत की। वो तैराकी की शौकीन थी। वाइसरॉय हाउस में पूल बनना था, लेकिन तब तक काम पूरा नहीं हुआ था। फिर उनके पति जिस क्लब के पेट्रन थे, वहां पर भी पूल नहीं था। बेचारी क्या करती, दिल्ली के दूसरे अमीरों के यहाँ जाकर स्विमिंग करती थी, लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। हारकर उन्होंने अपने पास से 21,000 रुपए डोनेट किए और इससे क्लब में लेडी विलिंगडन स्विमिंग बाथ बना। इंपीरियल जिमखाना अंग्रेज अफसरों और उनकी आदतों को देखकर ही डिजाइन किया गया था, लेकिन नई राजधानी में बन रहे इलीट क्लब में हिंदुस्तान की 7 बड़ी रियासतों का भी रोल था। ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कश्मीर, उदयपुर, किशनगढ़ और भोपाल के नवाब, इन सभी रियासतों के प्रमुख, राजा और नवाब इस क्लब के लाइफ टाइम मेंबर बनाए गए थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह क्लब के काफी एक्टिव मेंबर भी थे, जो यहाँ गार्डन पार्टीज और डिनर आयोजित करते थे। धीरे धीरे क्लब की मेंबरशिप बढ़ाई गई और इसमें वॉइसरॉय स्टाफ भी शामिल किया गया। 1928 में पहली बार कुछ भारतीयों को जनरल कमेटी में जगह मिली। उस समय के टॉप आईसीएस अफसरों को क्लब में मेंबर बनाया जाने लगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ डेजिग्नेशन से काम नहीं चलता था। आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता था। या तो नाम में दम होना चाहिए या फिर बटुए में, और साथ में होना चाहिए सोशल कैपिटल। पराठे की जगह एग्स खाने पड़ते थे, सॉसेजेस का नाश्ता होता था, भांगड़ा की जगह फॉक्सट्रॉट और बॉलरूम डांस सीखा जाता था। संडे को बैठना है तो ड्रिंक्स लेकर बैठना होगा, कैसे मिलना है, क्या ड्रेस कोड होगा, सब अंग्रेजों का तय किया हुआ। वक्त के साथ भारतीयों को क्लब में एंट्री जरूर मिली, लेकिन इज्जत नहीं मिली। 1946 में आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तक जो पार्टीज हुई, उनमें गवर्नर साहब अंग्रेज मेहमानों को अंदर बैठाते थे और भारतीय अफसरों को बाहर लॉन में बिठाते थे।
जिमखाना चूंकि दिल्ली में था तो फ्रीडम मूवमेंट से भी इसका कनेक्शन है। महात्मा गांधी और वॉयसरॉय इरविन के बीच कई मीटिंग्स जिमखाना में ही हुई। इसके बाद 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब जनरल के.एम. करियप्पा ने यहाँ उन अपने साथियों के सम्मान में एक फेयरवेल डिनर होस्ट किया जिन्होंने नए बनने वाले पाकिस्तान को चुना था। इसके बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका जिम खाना तो नहीं जा सकता था, सो वो यहीं रह गया और गोरे साहब की जगह जो भूरे साहब आए, उन्होंने इसके नाम में से इंपीरियल शब्द हटा दिया। ऐसे अभी वाला नाम आया दिल्ली जिमखाना क्लब। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके वाइस पैट्रन बने और आईसीएस अधिकारी सर उषा नाथ सेन इसके पहले भारतीय प्रेसिडेंट चुने गए। पहले सख्त ड्रेस कोड था, उसकी जगह जोधपुरी कुर्ता पजामा आया, जीन्स और सैंडल्स आए, अंडों की जगह भारतीय खाना सर्व किया गया, चाइनीज भी आया, थाई भी आया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था रोस्ट मटन सैंडविच और मेंबरशिप। हर साल सिर्फ 100 लोगों को ही क्लब का मेंबर बनाया जाता, और वो भी तब बनाया जाता जब कोई पुराना मेंबर क्लब छोड़कर चला जाए। मेंबरशिप का एक अनऑफिशियल रूल यहाँ पर चलता आया है। करीब 40% सीटें सिविल सर्विस वालों के लिए होती हैं, 40% रक्षा सेवाओं के लिए और बाकी 20% बाकी लोगों के लिए, बिजनेसमैन, डॉक्टर या फिर आर्टिस्ट। यही 40-40-20 का फॉर्मूला सालों से चला आ रहा है। आम आदमी यहाँ घुस नहीं सकता, आपको वेटिंग के लिए 35 साल का इंतजार करना होगा। कहा जाता है कि मेंबर बनने के लिए पैदा होने से पहले ही वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवा लो, और फीस तो लाखों में है। लेकिन चाहे आप नेता हैं, जज हैं या कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इसकी मेंबरशिप को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आज के समय में 5,600 परमानेंट मेंबर्स हैं और इसी एक्सक्लूसिविटी ने इसे विवादों में रखा। क्लब एलीट क्लास के चुनिंदा लोगों की लॉबी बन गया और इंपीरियल सोच का सिंबल बन गया, ठीक उसी तरह जिस तरह अंग्रेजों के समय था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक क्लब के अंदर का ये पावर गेम इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2021 में हालात को देखते हुए क्लब की चुनी हुई मैनेजमेंट कमेटी को हटा दिया। इसकी कमान सरकार के अफसरों की कमेटी को सौंप दी गई। जांच में ये सामने आया कि क्लब में गड़बड़ी, भाई भतीजावाद और अपने असली मकसद यानी खेल से भटकने की शिकायतें सही लग रही थी। सरकार का भी ये कहना था कि भाई इतनी बड़ी और कीमती जमीन पर होने के बावजूद क्लब ने खेलों को बढ़ावा देने के अपने मकसद को लगभग नजरअंदाज कर दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि क्लब अपने कुल खर्च का बहुत छोटा हिस्सा यानी कि करीब 2% ही खेलों पर खर्च कर रहा था, जबकि करीब 30% पैसा महंगी शराब, खाने पीने या फिर दूसरी हॉस्पिटैलिटी चीजों पर जा रहा था। इसके अलावा सालों से जो लंबी वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई थी, लाखों की फीस जो बिना ब्याज के ली जा रही थी और कुछ गिने चुने परिवारों का क्लब पर दबदबा, ये सारी चीजों जो थी उन्होंने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। 2019 और 20 के बीच कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की जांच में फर्जी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बिना अनुमति के निर्माण और मेंबरशिप में पक्षपात जैसी बातें सामने आई। इसी आधार पर 2020 में एनसीएलटी ने माना कि क्लब का कामकाज पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। 2021 में पूरी मैनेजमेंट कमेटी को सस्पेंड कर दिया गया और सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने को कहा। ट्रिब्यूनल ने यहां तक भी कहा कि क्लब आज भी इंपीरियल सोच में फंसा हुआ है। इसके बाद सरकार के अफसर तो क्लब चलाने लगे, लेकिन विवाद यहां खत्म हुआ नहीं। चुनाव कराने और सुधार करने के आदेश दिए गए, जिनकी समय सीमा भी तय हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। मामला आगे चलकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। कुछ पुराने मेंबर्स और पूर्व मैनेजमेंट लगातार इसका विरोध करते रहे और अदालत में चुनौती देते रहे। LNDO, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत आता है, उसने पिछले 9 महीनों में क्लब को 3 बार चिट्ठी लिखी, सितंबर 2025 में, मार्च 2026 में और फिर 16 अप्रैल में। इन चिट्ठियों में लगभग क्लब से 47 करोड़ रुपए का बकाया ग्राउंड रेट भरने को कहा गया था, लेकिन क्लब ने यह पैसा जमा नहीं किया। इसके बाद सरकार द्वारा जो नियुक्त कमेटी थी, जो 2022 में एनसीएलटी के आदेश के बाद बनी थी, वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। 16 मई को उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया और कहा कि मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश चल रही है। अब इस केस की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय हुई है। अपनी आखिरी चिट्ठी में LNDO ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर 7 दिन के अंदर बकाया रकम जमा नहीं की जाती तो लीज के नियमों के तहत जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद 22 मई को सरकार ने नोटिस जारी किया, जिसमें क्लब को 5 जून तक सफदरजंग रोड की 27 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया। सरकार का कहना है कि भले ही जमीन परपेचुअल लीज पर दी गई थी, लेकिन पब्लिक जरूरत के लिए उसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। सरकार ने इसके पीछे वजह भी बताई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक इंटरेस्ट, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये पूरी प्रॉपर्टी अब सरकार को हैंड ओवर करनी होगी। सरकार का कहना है कि इलाका दिल्ली का बेहद सेंसिटिव इलाका है। यहाँ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में और दूसरे जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की जरूरत है। इसी आधार पर सरकार ने 1918 की लीज के क्लॉज 4 का इस्तेमाल किया।
इस क्लॉज में ये साफ लिखा है कि पब्लिक काम के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार कभी भी जमीन वापस ले सकती है। इस क्लॉज के तहत राष्ट्रपति की तरफ से लीज खत्म करने और जमीन पर दोबारा कब्जा लेने का आदेश दे दिया गया। इसके खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब ने 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्लब की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सरकार का यह फैसला गलत है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में क्लब के सीनियर मेंबर मेजर अतुल देव, जो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्हें अचानक LNDO की तरफ से नोटिस मिला और नोटिस में कहा गया कि आप सिर्फ 13 दिन के अंदर जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन ना तो कोई पहले चेतावनी दी गई, ना ही कोई ठोस वजह बताई गई कि लीज का कौन सा नियम हमने तोड़ा है। मेजर देव का दावा है कि ये जमीन असल में क्लब की ही है और उनके मुताबिक जब ये जमीन ली गई थी तब इसे सीधे मालिक के नाम ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए इसे परपेचुअल लीज के रूप में दिया गया। क्लब अब सालों से नियमित रूप से लीज का किराया भी देता आ रहा है, इसलिए उनका कहना है कि असली मालिक वही है। उन्होंने साफ कहा है कि क्लब इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगा। सरकार ने फिलहाल 5 जून तक की मोहलत दी है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि इस देश के जो सबसे पुराने और सबसे खास क्लबों में से एक है, उसका आगे क्या होगा? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो सालों से, कभी कभी दशकों से बस इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उन्हें इस क्लब के गेट के अंदर कदम रखने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।